यहाँ बहुत सारे विद्यार्थी हमारे बैठे हुए हैं, इसलिए हम लोग सिर्फ अब आज तैयारी और यूपीएससी और सिविल सेवाओं में कैसे हम सफल हों इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आप सब लोग जानते हैं कि एक कहावत है कि मरे को जिंदा नहीं किया जा सकता, इसके अलावा दुनिया में कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। माँ के गर्भ से जब आपने जन्म लिया तब से लेकर के अभी तक की जो आपकी तैयारी है वह निश्चित रूप से आपको सफल बनाएगी। हो सकता है कि हमारा जन्म ऐसे स्थान पर हुआ हो जहाँ पर अच्छे विद्यालय नहीं रहे हों, हमारे टीचर्स बहुत योग्य नहीं रहे हों, हो सकता है हमारे क्लास 10th में 12th में ग्रेजुएशन में अच्छे मार्क्स नहीं आए हों, लेकिन उसके बाद भी हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम सिविल सेवाओं में सफल हों। कारण यह है कि जो पूरे पढ़ाई की प्रक्रिया है वो एक पैराबोला जैसी होती है। लगातार और सतत अभ्यास करना ही हम सभी का उद्देश्य होना चाहिए। हो सकता है कि आप इंजीनियरिंग की तैयारी करते रहे हों, मेडिकल की तैयारी करते रहे हों, उसके बाद भी आप सफल न हुए हों और आपके मन में ये लगता हो कि जब हम इंजीनियर नहीं बन पाए, डॉक्टर नहीं बन पाए, तो IAS ऑफिसर कैसे बनेंगे। बहुत छोटा सा इसका जवाब है कि पूरी हमारी पढ़ाई की जो प्रक्रिया होती है वो मैंने कहा कि पैराबोला जैसी होती है। लगातार अगर आप प्रयास नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं गेंद गिर जाएगी। हो सकता है कि जब आपका सिलेक्शन नहीं हुआ हो उस समय आपका मित्र ज़्यादा अच्छे ढंग से पढ़ता रहा हो, लेकिन अब जब आपकी सफलता आपको काफ़ी कुछ सिखा दी है तो अब ये आपका दायित्व बन जाता है कि आप पूरे तन्मयता के साथ पढ़ाई करें। मेरा मानना है कि सिविल सेवाओं में सफल होने के लिए सकारात्मक मोटिवेशन, पॉजिटिव मोटिवेशन की आवश्यकता जो होती है उससे ज़्यादा महत्व होता है नकारात्मक प्रेरणा की, नेगेटिव मोटिवेशन की। उदाहरण के रूप में अगर कहा जाए कि हम सिविल सेवक क्यों बनना चाहते हैं तो हो सकता है आप कहें कि हम अपने करियर में बहुत अच्छा करना चाहते हैं, एक सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए हम सिविल सेवक बनना चाहते हैं। मेरा मानना है कि यह भी एक कारण होता है, लेकिन जीवन की उस घटना को आप याद करिए जहाँ पर आप अपने आप को अपमानित महसूस किए हो, इंसल्टेड फील किए हो। हमारे बहुत सारे साथियों ने एक पिक्चर देखी होगी, मेरी शादी में जरूर आना। यह एक ऐसी मूवी है जो नकारात्मक प्रेरणा पे बनी हुई है। जीवन में जब भी कोई नकारात्मक घटना घटती है जहाँ पर आप अपने आप को अपमानित महसूस करते हो, आपके परिवार के लोग अपमानित महसूस करते हो, आपको ऐसा लगता है कि हमारे अधिकार का वंचन किया गया हो, तो ऐसी दशा में एक रेखा को छोटा करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है एक बड़ी रेखा को खींचना। और ऐसी दशा में आपका जो प्रेरणा का स्रोत होना चाहिए वो उस अपमान की घटना को होना चाहिए। यहाँ पर बहुत सारे हमारे विद्यार्थी बैठे हुए हैं। बात बहुत छोटी सी है, लेकिन मैं कहूँगा कि जब भी आप पढ़ाई करें अपने कमरे में तो हमेशा इस चीज़ को A4 साइज़ के पेपर में टांग के रख लें कि मुझे IAS बनना है। और हमेशा जब भी आप अपने को डल फील करें, आपका पढ़ाई में मन नहीं लगे, आपका उत्साह कम हो जाए, तो हमेशा उस घटना को याद करें जहाँ पर आप अपने आप को अपमानित महसूस किए हों, आपके परिवार के लोग अपमानित महसूस किए हों। मुझे याद है मेरे एक मित्र हैं, हमारे साथी तैयारी करते थे, उनकी रैंक बहुत अच्छी आई थी और वो IAS बन सकते थे, लेकिन उन्होंने IPS चूज किया। जब हम लोगों ने पूछा कि आपने IPS क्यों चूज किया तो उन्होंने कहा कि कुछ घटनाएं ऐसी होती थी जहां पर हमारे घर में पुलिस का सहयोग ठीक ढंग से नहीं होता था और मैं चाहता था कि पुलिस ऑफिसर बन करके उस सहयोग को प्राप्त करूं। यह एक प्रकार से नेगेटिव मोटिवेशन था, उनको दिखाना था कि मैं भी एक ऑफिसर बन सकता हूँ। मेरा मानना है कि हर व्यक्ति की क्षमताएं असीमित होती हैं, हम सभी की क्षमताएं असीमित होती हैं। हमारा जो ब्रेन होता है वो याद करने की जो ताकत है हम सभी के बराबर होती है। ऐसा नहीं होता है कि बादाम खाने से, मेमोरी प्लस कैप्सूल खाने से हमारी मेमोरी बढ़ जाए। मेमोरी बढ़ती है इच्छा शक्ति से, हमारे कार्य करने की जो तन्मयता होती है, हम लक्ष्य को कैसे प्राप्त करना चाहते हैं, इसके प्रति होती है। आप में से सभी लोग लकी हैं कि आपके माता पिता आपके साथ हैं। मेरा मानना है कि बैड लक कुछ नहीं होता। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सिविल सेवाओं की तैयारी किए होंगे और कर रहे होंगे, तो हो सकता है सिलेक्शन शुरू में ना हुआ हो और आप कहते हैं कि भाग्य में ही ऐसा लिखा था कि मैं नहीं बन पाया। मेरा मानना है कि माता पिता का साथ है आपका, आपके घनिष्ठ लोगों का आपका साथ है, तो बैड लक नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। हो सकता है आवश्यकता गुड लक की है। जिस दिन गुड लक आपके साथ रहेगा आपका सिलेक्शन हो जाएगा,
और मेरा मानना है कि ये बहुत लंबी रेस की लड़ाई हम लोग लड़ते हैं। और जैसे ब्रूस ली क्या करते थे कि जब तक मैं असफल नहीं होऊंगा तब तक मैं प्रयास करता रहूँगा, वैसे ही आपको भी असफलता के बाद भी लगातार प्रयास करना है जब तक कि आपकी अंतिम सांस तक जिंदा है। हमारे मित्र आशीष जी बैठे हुए हैं, अभी मुझे बता रहे थे कि बहुत लंबे संघर्ष की इनकी कहानी रही। काफ़ी प्रयास करने के बाद, लंबे संघर्ष के बाद ये सफल हुए। आपके सामने उदाहरण है। मैं चाहूँगा कि माता पिता का सपना जो सिविल सेवक बनाने का है, उस सपना को आप पूरा करें। बहुत सारे विद्यार्थी इस बात को पूछते हैं कि काम तो बहुत कठिन है। मैं बस एक छोटी सी बात कहूँगा कि एक हम सभी ने माँ के गर्भ से जन्म लिया है। एक माँ को 5 साल तक अपने बच्चे को पालने में जितना संघर्ष करना पड़ता है, जितनी रातें खराब करनी पड़ती हैं, उससे आधा से भी कम मेहनत लें, उससे आधे से भी कम मेहनत अगर आप कर लें तो आप IAS टॉपर बन जाइए। हर एक घर में IAS का उदाहरण है, हर एक घर में IAS का उदाहरण है। और आप में से बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ बैठे हुए हैं। आप खुद सोचिए कि आप में से पढ़ाई के लिए आप में से कितने लोगों ने रेस्टलेस नाइट्स किए, रात में कितनी रातों को आपने बर्बाद किया अपनी पढ़ाई में। शायद 1, 2, 3, 4 होगा। हो सकता है ग्रेजुएशन की पढ़ाई के समय, क्योंकि दिन साल भर हम लोग पढ़ते नहीं थे, इसलिए लास्ट के दिन रात भर पढ़ते थे। ऐसा हो सकता है 2-4 दिन ऐसा किए हो। लेकिन एक माता को अपनी आज जाइएगा और अपनी माँ से पूछिएगा, शायद माँ आपको डांट भी दे कि फालतू का सवाल आप पूछ रहे हो, लेकिन पूछिएगा जरूर आज यहाँ से जाइएगा कि आपने कितनी रातें हमारे लिए खराब की। और आप देखेंगे माँ कहेंगी बेटा मैं तो सो ही नहीं पाई थी ठीक से, और उसके बाद सुबह उठ करके काम भी घर का करना पड़ता था। तो आप सभी के घर में एक IAS बैठा हुआ है और हर एक माँ उसका उदाहरण है। तो मेरा मानना है कि माँ के सम्मान के लिए इस कार्य को करिए। माँ सबसे बड़ी प्रेरणा का स्रोत हो सकती है और उसको सम्मान देने के लिए ही करिए। याद रखिएगा, उसकी कल्पना, जो मैं भी नकारात्मक प्रेरणा की बात कह रहा था, उसकी सकारात्मक परिस्थिति भी है, उसका सकारात्मक पहलू भी है। कल्पना कीजिए उस दिन को जब रिजल्ट आपका आएगा और आप इंटरनेट के माध्यम से, टीवी के माध्यम से आपको मालूम चलेगा कि आप बहुत अच्छी जगह सेलेक्ट हो जाते हैं। तो जो खुशी के आंसू आपकी माँ की आंखों में होंगे, दैट विल बी द बिगेस्ट गिफ्ट जो अपनी माँ को आप दे सकते हैं। याद रखिएगा, जीवन बहुत छोटा होता है। इस कार्यक्रम में हमेशा हम लोग कहते हैं कि हम कुछ ऐसा कार्य करें जिसमें माँ हमारी फक्र करे। यह कार्य जो है आपको स्वयं करना है। मेरा मानना है कि जो सिविल सेवाओं का जो पिछले 12-15 वर्षों का जो स्तर है, वो निश्चित रूप से बढ़ा नहीं है। हम लोग कहते हैं कि हमारे कंपटीशन टफ हो गया है। मेरा मानना है कंपटीशन टफ नहीं हुआ है। ये जरूर है कि संख्या हमारी बढ़ गई है। निश्चित रूप से देश की आबादी बढ़ेगी तो संख्या भी बढ़ेगी, लेकिन डिस्टॉर्शन जो होता है, व्हाट्सअप है, यूट्यूब है, सोशल मीडिया के नकारात्मक प्रभाव जो है, वो निश्चित रूप से हमारे विद्यार्थियों को अधिक पढ़ाई के प्रति आकर्षित नहीं कर रहे। पिछले 10-12 वर्षों का जो पाठ्यक्रम रहा, उसका लेवल रहा, और आज के लेवल के विद्यार्थी का जो लेवल है, उसमें काफ़ी अंतर है। और ये तो अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है। मैं अभी बोल भी रहा था हमारे मीडिया बंधुओं के सामने कि राजा बनने के लिए भगवान राम को भी 14 वर्ष का वनवास झेलना पड़ा, तो 5-6 वर्षों का वनवास तो आप भी झेल सकते हैं। इन सारी चीज़ों से, वनवास का अर्थ यहाँ क्या है कि अपने आप को आप डिटैच कर लीजिए उन सभी चीज़ों से जो आपको दिग्भ्रमित करते हो, जो आपकी तैयारी में बाधा उत्पन्न करते हैं। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि आपके पास 2 फ़ोन होना चाहिए। एक नॉर्मल फीचर फ़ोन होना चाहिए जिसमें व्हाट्सअप न हो। अपने माता पिता को से, अपने जो आपके रिश्तेदार हैं, जो आपके मित्र हैं, जो आपके घनिष्ठ मित्र हैं, जो चाहते हैं आपका सिलेक्शन हो जाए, उनसे बात करिए, उनके लिए वो नंबर दीजिए। और बाकी के लिए आप मोबाइल को ऑफ रखिए। चाहे तो आप मिस कॉल इन्फॉर्मेशन सिस्टम लगा सकते हैं, किसी इंपॉर्टेंट व्यक्ति का फ़ोन आता है तो करिए। अदरवाइज होता क्या है कि आप लगातार फ़ोन को देखेंगे, फेसबुक पे क्या आ रहा है, यूट्यूब पे क्या आ रहा है, हमारे व्हाट्सएप पे क्या आ रहा है, और निश्चित रूप से इससे जो है हमारा मन दिग्भ्रमित होता है, हमारा डिस्टॉर्शन होता है। यहाँ बहुत सारे हमारे अभिभावकगण भी बैठे हुए हैं। मैं उनसे भी चाहूँगा कि बच्चों को इस प्रकार का माहौल दें जिसमें कि वो पढ़ाई कर सकें। बहुत बार ऐसी भी परिस्थिति आती है जहाँ पर हम पढ़ाई तो करते हैं, लेकिन हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता। आप में से बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ बैठे हुए हैं। आप लोग जब पढ़ाई करते होंगे 1-2 घंटा पढ़ने के बाद आपको लगता होगा कि अब तो हम पढ़ाई में मन नहीं, कुछ कहीं और दिमाग लगता होगा। एक बार छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूँ। हमारे एक मित्र थे, बाद में सिलेक्शन भी पा गए।
वो कहते थे कि मैंने 2 साल तैयारी की, मेरा पीटी में भी सिलेक्शन नहीं हुआ। जब वो गांव गए, उनकी माँ ने पूछा कि तुम्हारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा कि माँ, मुझे आपकी याद आती है, आपके पैरों में जो दर्द होता है तो आपने दवा ठीक से खाई है कि नहीं, मुझे उसकी याद आती है। उनकी एक भैंस भी थी, उस भैंस की भी उनको याद आती थी कि उन्होंने चारा जो है हमारी माँ ने, हमारे भाई ने उसको गाँव में दिया कि नहीं। उनके गांव में ये बिजली खंभा था जहाँ से लाइट आती थी। आपने देखा होगा अमरबेल होता है जो चढ़ जाता है, और जब लाइट में अगर अर्थ प्रॉपर न हो तो फ्लक्चुएट करता है। जब फ्लक्चुएशन के कारण जो है बहुत सारे बिजली के उपकरण गाँव में जो होते हैं खराब हो जाते हैं, तो उनको इसका भी डर लगता था कि फ्लक्चुएशन के कारण उपकरण न खराब हो जाए। तो उन्होंने ये समस्या अपनी माँ के सामने रखा और कहा कि जब मैं पढ़ाई करता हूँ तो ये सब समस्याएं मेरे सामने आती हैं और मेरा मन जो है डिस्टॉर्ट हो जाता है, दिग्भ्रमित हो जाता है। उनकी माँ ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कहा, मैं आपको शेयर करूँगा। उन्होंने कहा कि देखो, ये मान के चलो कि 2 साल तक मैं तो पैर में दर्द के कारण कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं, भैंस को भी खाना कोई ना कोई खिला ही देगा, बिजली चली भी जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं, गाँव में बिना बिजली के भी रह सकते हैं। लेकिन तुम ये सोचो कि जब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा 2 साल के बाद, तो तीनों समस्याओं का समाधान एक सिलेक्शन, मैं तुम्हारे साथ शहर में आ जाऊंगी, भैंस को पंखा उंखा लगा देंगे और इंजीनियर साहब बिजली का तो आपके साथ सिलेक्शन रहेगा तो आपके साथ रहेंगे ही, कोई दिक्कत नहीं, फोन पर ही बिजली ठीक हो जाएगी। तो सब साधे एक साधे सब सधे जो कहावत है, वही आपका सिलेक्शन है। सारी समस्याओं का जो जड़ है, जो समस्या का समाधान है, वो आपका सिलेक्शन होना चाहिए। इसलिए जब भी आप पढ़ाई करें, हमेशा उस बड़े लक्ष्य को ध्यान में रख के करें कि हम सिलेक्शन के बाद ये सारी समस्याएं हमारी जो है वो समाप्त हो जाएगी। आप में से बहुत सारे लोग जो यहाँ पर रूम लेके रहते होंगे, चाहे वजीराबाद में, चाहे मुखर्जी नगर में, चाहे गांधी विहार में, नेहरू विहार में। आप में से बहुत सारे विद्यार्थी अपना खाना खुद बनाते होंगे, आपको अपने रूम की सफाई भी खुद करनी पड़ती होगी, आपको अपने कपड़े भी खुद धोना पड़ता होगा। आप ये कह सकते हैं कि एक आपका साथी ऐसा भी होगा जिसको सारे कार्य नहीं करने पड़ते होंगे। फिर हमारा सिलेक्शन 4 घंटे चूँकि हमें इस कार्य में लगता है, तो हमारा सिलेक्शन कैसे होगा? मेरा मानना है कि यहाँ पर एक शब्द होता है मॉरल इंटीग्रिटी, नैतिक ईमानदारी। दी हुई परिस्थिति में अपना सर्वश्रेष्ठ कैसे करें। आपके पास 24 में से 4 घंटे आपके सफाई में, कपड़े साफ करने में, खाना बनाने में कम हो गए, आपके पास बचे 20 घंटे। आपका एक मित्र है जिसको एक कार्य नहीं करना होता है, उसके पास बचे 24 घंटे। अब इस 20 घंटे में अगर आप 8 घंटे सोते हैं तो आपके पास 12 घंटे है जिसमें आप पढ़ाई कर सकते हैं। आपके मित्र के पास 24 घंटे है जिसमें 8 घंटा वो सोएगा तो उसका 16 घंटे बचेंगे। लेकिन होगा क्या कि चूंकि वो कंफर्ट जोन में चला गया है, इसलिए उस 16 घंटे में से हो सकता है 6 घंटे भी पढ़ाई ना करें। आप डिसकंफर्ट जोन में हैं, इसलिए 12 में से हो सकता है आप 10 घंटे पढ़ाई करें। इसलिए ये हमारा अनुभव है। सिविल सेवाओं की जो लंबी हम लोग की जो अनुभव रहा है, मेरा मानना है कि आप अपना खाना खुद बनाते हैं। आपके पास किसी प्रकार की भी समस्या होती है, इन समस्याओं का सिलेक्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बिल्कुल स्पष्ट रूप से रखना है, मन में कभी इस बात को नहीं रखना है कि हमारे पास ईश्वर ने कष्ट दिया है। भगवान उन्हीं की परीक्षा लेता है जो परीक्षा देने के काबिल होते हैं। हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। एक दूसरी बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जब हमारा सिलेक्शन नहीं होता है तो हम लोग सोचते हैं कि हमारा बैड लक था, ईश्वर को लिखा नहीं था, या कंपटीशन बहुत ज़्यादा है इसलिए हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। एक मैं छोटी सी कहानी सुनाऊंगा और उसका समाधान अपने आप आपको मिल जाएगा। एक हमारे मित्र हुआ करते थे गांव में, वो उनके फादर की बहुत इच्छा थी कि वो डॉक्टर बने। बड़ी मुश्किल से उनका एडमिशन हुआ कर्नाटका के किसी ज़िले में, और वहाँ पर वो 3rd ईयर तक चले गए किसी तरह से। 3rd ईयर में एनाटॉमी एक विषय होता है, उसमें वो फेल हो गए। फेल होने के बाद दोबारा 6 महीने बाद उन्होंने परीक्षा दी, फिर वो फेल हो गए। और आज भी बहुत सारे कॉलेजेज में होता है, जब आप 2 बार से ज़्यादा फेल हो जाते हैं, तीसरी बार अगर फेल होते हैं, यू कैन नॉट रिपीट, आपको पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। तीसरी बार जब परीक्षा देने को हुआ तो गांव से उसके फादर भी पहुंचे उसके कॉलेज में। उन्होंने सामने लॉज लेकर के रहे और उन्होंने कहा, बेटा पढ़ाई करो, नहीं तो हमारी तो इज्जत चली जाएगी। बेटे ने पढ़ाई किया और एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम भी हो गया। उसके बाद उसका बेटा जो है बेंगलोर तक छोड़ने आया बस में, और बस में जब छोड़ने आया जो वार्तालाप हुआ, जो डिस्कशन हुआ, कन्वर्सेशन जो हुआ, उसको ध्यान से सुनिएगा। फादर ने कहा कि बेटा अगर तुम इस बार फेल हो गए तो हमारी तो इज्जत गाँव में चली जाएगी। तो फादर ने ये कहा उनके बेटे ने, पापा मैंने अपनी पूरी मेहनत की है, इससे ज़्यादा मैं मेहनत नहीं कर सकता, इससे ज़्यादा मेहनत मैं नहीं कर सकता।
तो फादर ने कहा कोई बात नहीं, अगर आप इस तरह मेहनत कर ही नहीं सकते तो कोई बात नहीं, फेल भी हो गए तो दिल से। फिलहाल 14-15 दिनों बाद रिजल्ट निकला और बच्चा उनका फेल हो गया और रोते हुए वो गाँव आया। फादर ने कहा कोई बात नहीं, जब आपकी क्षमता ही नहीं थी तो आप कैसे कर सकते हो मेडिकल की पढ़ाई, आप आओ और बीए में नाम लिखाओ और पढ़ाई करो तो देखा जाएगा, गाँव की खेती भी करो। रात को बच्चा उनका रो रहा था, उनके फादर गए पूछे क्यों रो रहे हैं। तो बेटे ने कहा कि पापा मैंने आपसे झूठ बोला, मैं इससे ज़्यादा मेहनत कर सकता था लेकिन ड्यू टू वेरियस रीजन मैंने समय को बर्बाद किया। उनके फादर ने कहा कि बेटा मैं जानता था तुम तो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हो, मेडिकल से बड़ी भी कोई पढ़ाई होती है तो मनुष्य की जो क्षमता होती है सीमित होती है, आप दुनिया में सारे कार्य कर सकते हैं। तुमने ऐसे जो बोला कि मेरी क्षमता इससे ज़्यादा नहीं थी, गलत थी। कोई बात नहीं, आगे से रोज़ तुम जब पढ़ाई करना तो इस बात को सोचना कि क्या मैं इससे ज़्यादा और मेहनत कर सकता हूँ कि नहीं। बाद में बहरहाल वो तैयारी किए, इंडियन रेवेन्यू सर्विस में ऑफिसर भी बने। लेकिन इस पूरी कहानी का जो सार है वो ये है कि आप केवल पीटी देने के बाद जब रिजल्ट निकले तब ये मत सोचिए कि मैं इससे ज़्यादा मेहनत कर सकता था कि नहीं। आप रोज़ इसको पढ़ाई, जब आप सोइए रात में, जब आपको नींद आती है, जब आप बेड पे जाते हैं, उसके 15 मिनट पहले आप जाइए और उसके बाद ये आप सोचिए कि क्या मैं इससे ज़्यादा मेहनत कर सकता था कि नहीं। आज हो सकता है आपको कहे कि नहीं मैंने तो आज बर्बाद किया टाइम, 1 महीने तक ऐसा होगा, 2 महीने तक ऐसा होगा, लेकिन जब 2-3 महीने तक आप ऐसा रोज़ सोचेंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब आप वास्तव में अपने प्रति ईमानदार बन जाएंगे और आपको लगेगा कि अब हमें समय को बर्बाद नहीं करना है क्योंकि हमारी अंतरात्मा इसको अलाउ नहीं कर रही। इसलिए हमेशा अब रोज ये सोचिए कि मैं समय को बर्बाद हमें नहीं करना है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हमारा जो शरीर होता है, हमारा जो जीवन होता है, वो हमेशा कंफर्ट जोन में चाहता है। जाड़े में आपने देखा होगा सुबह सुबह नींद नहीं खुलती है, लगता है अच्छा 1 घंटे और रजाई में सो लें। जाड़े में ऐसा होता है, कंफर्ट जोन में, इसे कंफर्ट जोन कहते हैं। और शरीर कभी भी हमारा कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहता। आप में से बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जो रिवीजन करते होंगे, भूल जाते होंगे। इसके बारे में एक तरीका है, जब आप रात में पढ़ाई करें तो उसके बाद सोने से पहले उसको रिवाइज भी करें। होगा क्या कि उसी दिन अगर आप कोई चीज़ भूल रहे हैं, कोई फैक्ट आप भूल रहे हैं, तो आपको उसी दिन जा करके उसी समय बेड से उठना है और आपको लाइट जला करके उसको देखना है कि हम जो चीज़ भूल रहे हैं वो क्या है। होगा क्या, जब ये काम बार बार करेंगे तो चूँकि आपके शरीर को बार बार उठना पड़ेगा, तो 1-2 महीने बाद ऐसी स्थिति आएगी जब आपका मस्तिष्क जब आप पढ़ाई करेंगे तो आपकी बॉडी को एक संकेत भेजेगा कि भाई अच्छे से पढ़ाई कर लो, अदरवाइज रात में उठना पड़ेगा। तो ये आप हैबिचुअल बन जाएंगे और आपको जो याद करने की क्षमता आपकी बढ़ जाएगी। मित्रों, पूरे इस सिविल सेवा की तैयारी में बहुत सारा मटेरियल है। आप सब लोग दिल्ली में रहते हैं, मटेरियल की कोई कमी नहीं है। एलिमिनेशन बहुत ज़रूरी होता है, कौन सा मटेरियल हमें नहीं पढ़ना है। अच्छे मटेरियल की पहचान करना बहुत आवश्यक होता है, आप सब लोग कर लेंगे। लेकिन इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि हम इस सिविल सेवा की तैयारी के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार हो। आप सभी लोग स्वस्थ हैं, शारीरिक रूप से सब लोग स्वस्थ हैं, लेकिन मानसिक रूप से भी स्वस्थ होना है। आज जो भी बातें मैंने आपको बताई, आपको मानसिक रूप से मैंने तैयार किया। हमेशा मोटिवेटेड रहिए, उत्साह के साथ रहिए। मनुष्य का जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है। आप सब लोग एडल्ट हैं, अगर फादर आपके या मदर आपका खर्चा उठा रहे हैं, उसके बाद दुनिया की कोई ताकत आपका सिलेक्शन अगर रोक रही है, तो दुनिया की वो ताकत बाहरी नहीं है, वो आपके अंदर की है। बहुत बहुत मुश्किल से आप खुद सोचिए, यहाँ पर आप जब हमारी बात को सुन रहे हैं, आपके फादर जो हैं आपके लिए ही काम कर रहे होंगे। आपकी माता जी आपके लिए प्रार्थना कर रही होंगी कि हमारा बेटा है, जो बेटी है, वो सेलेक्ट हो जाए। आपके माता पिता का सदैव जो प्रेयर होती है, जो प्रार्थना होती है, वो चलती रहती है। उसके बाद भी अगर आप सिलेक्शन नहीं लेते हैं, ये दुर्भाग्य नहीं है, ये हमारे अंदर की कमी है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आज से ही प्रयास करिए। दुनिया में कोई काम कठिन नहीं होता है, केवल लगन की आवश्यकता होती है। आप खुद सोचिए, आप कितने घंटे पढ़ाई करते हैं। आपकी पढ़ाई अगर 10 घंटे 12 घंटे नहीं होती है तो सिलेक्शन का कोई तर्क नहीं बनता है। आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है, जो हमारे विद्यार्थी हैं, तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। और उस याद करिए उस समय को जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे, और जो आपकी माता की आंखों में जो खुशी होगा, दैट विल बी द बिगेस्ट गिफ्ट जो आप अपने माता को आप दे सकते हैं। आप सब लोग यहाँ पर आए। विलास जी यहाँ पर हमारे पुराने साथी हैं,
लगभग 10 वर्षों का हमारा इनका साथ है। 2012 में जब इन्होंने यात्रा शुरू की थी, इन्होंने शायद नहीं बताया, प्रमोद जी ने भी नहीं बताया, ये व्यक्ति गांव से आए थे और इनके इसका साथ देने वाला कोई नहीं था। प्लेटफॉर्म पे सोते थे और वहाँ से ये आगे बढ़े। निश्चित रूप से समाज के लिए जो ये कार्य कर रहे हैं वो बहुत ही अमूल्य है। आप सब लोग ये जो यज्ञ कर रहे हैं उसमें आप लोग आहुति दीजिए। मैं ये आपको नहीं बताए हैं, लेकिन मैं बड़ी इम्पोर्टेंट बात, मैं संजीव जी भी बैठे हैं और आशीष जी भी बैठे हैं, कर्नल साहब भी बैठे हैं, बताना चाहूँगा कि इनका एक सपना है मिशन ऊप्स का। अभी ऊप्स जो होता है बड़े सुनने में बड़ा मजाक का वर्ड लग रहा है। ऊप्स में 3 बार ओ लगा है और पी और एस है, तो 3 बार ओ का अर्थ है 1 ऑफिसर 1, तो 3 बार ओ हो गया। पी का मतलब होता है पंचायत और एस का मतलब होता है शोर। हमारे एक मित्र है संजय जी, वो आज यहाँ नहीं आ पाए किसी कारणवश, उन्होंने ये टर्म कॉइन किया था और मिशन ऊप्स का अर्थ है 1 ऑफिसर 1 पंचायत शोर। यानी कि आप दिल्ली से, मान लीजिए आपका घर जो है वो उत्तर प्रदेश में, लखनऊ के एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लखनऊ में है, और जैसे गूगल मैप आप लगाते हैं तो दिल्ली से लखनऊ का रास्ता दिखाएगा, वैसे ही जब मिशन ऊप्स से आप जुड़ जाएंगे तो आपको अगर दिल्ली से लखनऊ जाना है तो हम आपको बताएंगे कि इस पंचायत में, इस एरिया में कौन कौन से हमारे विद्यार्थी या कौन कौन से आपके साथी हैं, जहाँ जा करके आप चाय पी सकते हैं, बैठ सकते हैं, जो आपके साथ रहेंगे। इस उद्देश्य के साथ बिलास जी का सपना है और निश्चित रूप से पूरा होगा। और आप सब लोग, मैंने कहा कि यज्ञ है, आप सब लोग आहुति दीजिए। पैसे की कोई समस्या नहीं आएगी। मैंने कहा था, यहाँ पर लिखा भी है कि प्रतिमा की भी छिपनी नहीं चाहिए। आपको जो भी मटेरियल, मैं तो बिलास जी से कहूँगा शीघ्र ही यहाँ पर लाइब्रेरी की व्यवस्था भी कर देंगे। आपको कोई भी मटेरियल चाहिए होगा, आपको एक्सपर्ट भी चाहिए होगा, उपलब्ध कराया जाएगा। सिर्फ आपको पढ़ाई करनी है और किसी चीज़ की चिंता नहीं करनी है। और हमेशा जब आप पढ़ाई करिए तो इस उद्देश्य को याद रखिएगा कि जीवन में और आपकी कोई राह देख रहा है जिसके लिए आपको जीना है। आप सब लोग यहाँ पर आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत समय मैं आपका नहीं लूँगा।